जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का जो नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स आया है उसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। एक दिन राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे, फिर एक दिन अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को। आज हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार से वीडियो धीरे धीरे आते रहेगा, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो पहला टॉपिक है वह कौन सा है। करे क्या, एक देश एक चुनाव के लिए रामनाथ कोविंद समिति की यह सिफारिश को मंत्रिमंडल की क्या हो गया, मंजूरी मिल गया। एक देश एक चुनाव यानी कि सभी विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव एक साथ कराया जाएगा। और लोकसभा विधानसभा के चुनाव के जस्ट 100 दिन के बाद जो होगा स्थानीय निकाय के चुनाव से संबंधित इसकी समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था कोविंद समिति। कोविंद समिति, इस समिति का नाम इस कारण से पड़ा क्योंकि इसका अध्यक्ष जो नियुक्त किया था वह रामनाथ कोविंद को। आगे चलते हैं। करें कि बहुचर्चित मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर प्रधानमंत्री मोदी यह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी इसको दे दिया गया। समिति ने मार्च 2024 में यह राष्ट्रपति को प्रस्तुत रिपोर्ट में लोकसभा और सभी विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने तथा 100 दिन के भीतर ही स्थानीय निकाय चुनाव कराने की संतुष्टि किया। करे क्या, लोकसभा चुनाव और विधानसभा दोनों का तो पहली बात एक साथ होगा। इसके 100 दिन के बाद स्थानीय निकाय जैसे पंचायत चुनाव हो गया, नगर निगम नगर परिषद का जो चुनाव होता है वो स्थानीय निकाय। इसके लिए 18 संवैधानिक संशोधन का सुझाव भी श्री कोविंद ने दिया। समझा जाता है कि विधि आयोग भी इस प्रस्ताव के पक्ष में है। याद रखिएगा, विधि आयोग का रिपोर्ट अभी आया नहीं है, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि इस प्रस्ताव के वह पक्ष में ही रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस मामले में विधि आयोग की रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के पश्चात इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए कदम इसी कार्यकाल में सरकार द्वारा उठाए जाएंगे। यानी कि जो मोदी 3.0 कार्यकाल है इसी में यह चरणबद्ध तरीके से यह सरकार के द्वारा कदम उठाया जाएगा। इसके लिए देशव्यापी आम राय विकसित करने की बात सूचना प्रसारण मंत्री जिसका नाम है अश्विनी वैष्णव ने कही। उन्होंने कहा कि विचार विमर्श की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात संसद में इसके लिए विधेयक लाया जाएगा। अब देखिएगा, जो रामनाथ कोविंद को यह एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे के लिए यह समिति गठित किया गया था, उसमें वह टोटल कहता है किया 62 राजनीतिक दलों से राय मांगी और भाजपा तथा जो एनडीए के सहयोगी पार्टी है उसमें 32 दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का क्या हुआ, यह सहमति व्यक्त किया। जबकि कुछ जो इसके विपक्षी दल में है, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी, बसपा, आम आदमी पार्टी, डीएमके, ये सब टोटल कहता है कि 15 दलों ने इस प्रस्ताव का क्या क्या विरोध किया है। 15 दलों ने कहता है क्या 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 इसका विरोध किया। 32 ने इसका समर्थन किया और 15 दलों ने यह इसका विरोध किया। शेष कुछ पार्टी था जिसको पूछने के बावजूद भी वह चुप्पी साधे रखा। यानी कि तदेपा जम्मू कश्मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस, राजद, रालोद, ये जो है झामुमो, ये सब कुछ ऐसे पार्टी है कि बार बार अनुरोध करने पर भी कोई प्रतिक्रिया इस मामले में इन्होंने नहीं दिया। देश में लोकसभा और सभी विधानसभा के चुनाव एक साथ ही कराने के प्रस्ताव को अव्यावहारिक बताते हुए कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने जहां इसे पूरी तरह से खारिज किया, वहीं भाजपा उसके सहयोगी दलों ने इसका स्वागत किया है। यह चुनाव एक साथ कराने के लिए कोविंद मंत्रिमंडल की यह रिपोर्ट को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने को देश के लोकतंत्र को ज्यादा जीवंत और भागीदार युक्त
बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम प्रधानमंत्री मोदी ने बताया। कुल मिलाकर के इसमें ये 2-3 पॉइंट याद रखिएगा कि एक देश एक चुनाव के लिए जो समिति गठित किया गया था, उस समिति का नाम था कोविंद समिति, और यह रामनाथ कोविंद ने रिपोर्ट 18 सितंबर 2024 को यह जो है इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दिया गया। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि सभी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इसके 100 दिन के बाद सभी स्थानीय चुनाव कराए जाएंगे, ऐसा यह जो है रामनाथ कोविंद समिति ने दिया रिपोर्ट। और ऐसा माना जा रहा है कि विधि आयोग भी इस प्रस्ताव के पक्ष में ही रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, हालांकि वह अभी तक रिपोर्ट प्रस्तुत किए नहीं हैं। इसके बाद अगला पॉइंट जो है दूसरा देखिएगा, दिल्ली के आप सरकार के नेतृत्व परिवर्तन अरविंद केजरीवाल के त्यागपत्र के पश्चात अतिशी मरलेना नई मुख्यमंत्री। तो ध्यान में रखिएगा, दिल्ली का जो नया मुख्यमंत्री बने हैं वह कौन? अतिशी मरलेना। अतिशी मरलेना। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से लगभग 5 माह पूर्व वहां आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये जो है परिवर्तन सितंबर 2024 में हुआ तथा 10 वर्ष से मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल के स्थान पर उन्हीं की पार्टी के एक युवा नेता जिसका नाम है अतिशी मरलेना ने मुख्यमंत्री के रूप में यह जो है कार्यभार संभाला। 3 बार रहे अरविंद केजरीवाल को यह आबकारी घोटाले मामले में परिवर्तन निदेशालय मार्च 2024 में इसको गिरफ्तार किए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो केजरीवाल थे, ऐसे मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री भारत के बने जो वह मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए। कौन? अरविंद केजरीवाल। उनको जेल में रहते हुए सीबीआई ने भी इस मामले में जो है जून 2024 में गिरफ्तार किया। जेल में रहने के दौरान मुख्यमंत्री पद से वह त्यागपत्र नहीं दिया। जेल जाने के बाद भी अपना पद को वह नहीं छोड़ा। बाद में सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिलने पर जेल से उनकी रिहाई 13 सितंबर को हुई और जेल से रिहाई 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने की घोषणा। देखिएगा, जेल में तो दिया नहीं, जेल से बाहर आया तो वह कैसे देता? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह एक अधियाचना जारी किया और कहा कि यह न्यायालय मुख्यमंत्री कार्यालय या सचिवालय जाने पर प्रतिबंध लगाया, यानी कि जब तक वह मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे, मुख्यमंत्री के पद पर होते हुए ना तो वह सचिवालय जा सकते हैं और ना ही यह जो है मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं। तो इस कारण से उसने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया और करे कि मुख्यमंत्री केजरीवाल इस्तीफा दे दिया और करे कि चलाना मुश्किल है। तदनुसार जो कैबिनेट मंत्री अतिशी मरलेना को मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल के निवास स्थान पर एक बैठक हुआ और जो आप दल के विधायक था सभी ने सर्वसम्मति से उसी को नेता चुना। तब जाकर के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने वहाँ के जो उपराज्यपाल है बीके सक्सेना को उसने त्यागपत्र सौंपा और फिर अतिशी मरलेना ने नई सरकार यह गठन करने का दावा किया, बहुमत साबित किया। उसके बाद नया सरकार में आ गई और इसका नाम है अतिशी मरलेना। उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने जो है अतिशी को मुख्यमंत्री पद की शपथ 21 सितंबर को ग्रहण कराई। इसके साथ ही जिन 5 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की उसमें 4 केजरीवाल सरकार में भी मंत्री थे। 43 वर्षीय अतिशी मरलेना स्वतंत्र भारत में मुख्यमंत्री पद संभालने वाली 17वीं महिला है। अगर कहेंगे कितनी महिला है जो अभी तक भारत के स्वतंत्र भारत की मुख्यमंत्री रही, और वह महिला ही 17वीं। लेकिन पूरे भारत में सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री भी यह वही बन गई है। कौन? अतिशी मरलेना। वह सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, ये जो है शीला दीक्षित आदि जो है यानी कि 3 यानी सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद यानी कि तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की बनी है। कौन? अतिशी मरलेना। ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात किया गया है।
तो देखिएगा, एक से सुषमा स्वराज और एक शीला दीक्षित और एक अतिशी मरलेना, अब तीसरा दिल्ली के तीसरा स्वतंत्र भारत के 17वां और सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री अतिशी मरलेना ही बनी है। इसके बाद अगला टॉपिक जो होगा आपका, यह देखिएगा INS अरिहंत। देखिएगा, इसका डिटेल अगर आपको पढ़ना होगा तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी पटना को ज्वाइन करेंगे। वहां पर सारा इसी प्रकार से अंडरलाइन किया हुआ PDF आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम मेन पॉइंट को डिस्कशन करेंगे। INS अरिहंत श्रेणी के परमाणु शक्ति संपन्न परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात, इसको ध्यान में रखिएगा। INS अरिघात नौसेना में शामिल कर लिया गया है। भारत की नौसैनिक शक्ति में भारी वृद्धि अगस्त 2024 में उस समय हुई जब कतई की INS अरिघात नाम की परमाणु क्षमता संपन्न पनडुब्बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख या दिनेश कुमार त्रिपाठी उपस्थित थे। विशाखापट्टनम में नौसेना में इसको शामिल किया गया। किस तारीख को किया गया तो ध्यान में रखिएगा, यह 29 अगस्त 2024 को INS अरिहंत विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल कर दिया। इसका जो जलावरण किया गया था 2017 में, 19 नवंबर 2017 को। और करैकी इसका जो INS अरिघात है, INS अरिहंत का ही अपडेटेड वर्जन है और इसकी वजन अरिहंत की तरह ही 112 मीटर इसकी लंबाई है और वजन 6000 टन, 50 दिन से भी ज़्यादा कहता है कि पानी में रह सकता। और INS अरिघात में 12 के 15 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल तैनात की गई है जिसका रेंज 750 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त तैनात की 4K4 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज ये जो है 3500 किलोमीटर है। बस इतना ही इसमें क्या करेंगे आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद कम वजन वाला यह स्वदेशी टैंक जोरावर को प्रारंभिक सफल परीक्षण। अब एक करे कि कम वजन का जो यह टैंक है उसका पहला प्रारंभिक सफल परीक्षण किया गया। DRDO ने स्वदेश निर्मित कम वजन वाले जोरावर टैंक के सफल परीक्षण राजस्थान के जैसलमेर जिले में रेगिस्तानी इलाके में 13 सितंबर 2024 को किया। तो डेट इंपॉर्टेंट है, डेट BPSC बराबर एग्जाम में पूछ लिया जाता। तो जोरावर एक टैंक है जिसका प्रथम सफल परीक्षण DRDO के द्वारा 13 सितंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर से किया। इतना ध्यान रखिएगा। कि अब देखिए, जहां पर भारी टैंक को नहीं ले जा सकता, यह हल्का है तो दुर्गम पहाड़ी इलाकों में तैनात करना आसान होगा। चीन के 15 टन वाला वजन वाले टैंक जो है IQ टाइप 15 के मुकाबले में इसको तैयार किया गया। रक्षा मंत्रालय की 13 सितंबर की एक विज्ञप्ति के अनुसार रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की इकाई लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, जिसका नाम है CBRDE, द्वारा लार्सन एंड टुब्रो के सहयोग से विकसित किया है। कौन? अनुसंधान, यानी कि DRDO का ही यह लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान है। किसके सहयोग से किया? L&T लार्सन एंड टुब्रो के सहयोग से। और कुछ MSME जो उद्योग है उसका भी इसमें सपोर्ट मिला है। इसके बाद रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के सचिव और DRDO के अध्यक्ष समीर B कामत ने भी परियोजना में यह शामिल पूरी जो है टीम को क्या क्या बधाई दिया। एक सतह से सतह मार करने वाला अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया गया। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण 6 सितंबर 2024 को किया चांदीपुर उड़ीसा से। कहां से किया? चांदीपुर उड़ीसा। देखिएगा, इसकी मारक क्षमता है 400 किलोमीटर। सतह से सतह मार करने वाला मिसाइल है कौन? अग्नि 4। 17 टन वजन। यह मिसाइल का 9वां परीक्षण था जो 2 वर्ष यह बाद किया गया। 15 नवंबर 2011 से ही इसका प्रक्षेपण चल रहा था।
पिछले परीक्षण 6 जून 2022 को हुआ था। 9वां परीक्षण 6 सितंबर 2024 को हुआ, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट पर हम चलेंगे कि त्रिपुरा के 2 उग्रवादी समूह के साथ जो है केंद्र राज्य सरकार त्रिपक्षीय यह जो है शांति समझौता हुआ। तो त्रिपुरा के 2 उग्रवादी समूह है। दोनों उग्रवादी समूह का नाम ध्यान में रखिएगा। एक का नाम है नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और एक का नाम है ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। ये 2 उग्रवादी समूह त्रिपुरा सरकार और एक केंद्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ और जो उग्रवादी समूह था वह अब जो उसका संगठन था उसको छोड़ करके कहा कि अब मुख्य धारा में हम शामिल होंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह भी उपस्थित थे और यह बैठक कहाँ पर, दिल्ली में हुआ। और इसके तहत उग्रवादी समूह ने 35 वर्षों से त्रिपुरा में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए हथियार छोड़कर मुख्य धारा में और संपूर्ण त्रिपुरा के विकास के प्रति अपने कटिबद्ध व्यक्त किया कि अब यह हथियार छोड़ेंगे और त्रिपुरा के विकास में योगदान देंगे। साथ ही देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए सहमति भी व्यक्त किया। दोनों उग्रवादी समूहों के प्रतिनिधि और केंद्रीय गृह मंत्री राज्य के वरिष्ठ जो है अधिकारी नॉर्थ ब्लॉक में हस्ताक्षरित इस समझौते के समय उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि यह समझौता शांतिपूर्ण, समृद्ध, उग्रवाद मुक्त पूर्वोत्तर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस समझौते के तहत 328 से अधिक सशस्त्र कैडर हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर न केवल त्रिपुरा के बल्कि विकसित भारत के निर्माण में भी योगदान दे सकेंगे। यानी कि विकसित भारत तभी होगा जब पूरे राज्य का विकास होगा। यानी कि जितना भी पूरे भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, कोई भी अगर एक डेवलप ये जो है राज्य नहीं है, इसका मतलब पूरे भारत विकसित नहीं है। तो पूरे भारत को विकसित करने के लिए पूरे राज्य को विकसित करना होगा। उन्होंने बताया कि त्रिपुरा की जनजाति आबादी के विकास के लिए 250 करोड़ का विशेष पैकेज भी केंद्र ने मंजूरी दिया। किया त्रिपुरा की जो जनजाति आबादी है उसका अच्छे से विकास हो, उसके लिए केंद्र सरकार ने अलग से 250 करोड़ का विशेष पैकेज को मंजूरी दे दिया। उसके बाद गृह मंत्री ने बताया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और समृद्धि लाने के लिए 12 समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसमें कि 3 त्रिपुरा से ही संबंधित है। इन समझौते के कारण लगभग 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। कितने? 10,000 लोग। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है 22वें विधि आयोग का बढ़ा हुआ कार्यकाल कहता है कि समाप्त हो गया और 23वां विधि आयोग का गठन भी कर लिया गया। देश के 22वें विधि आयोग का बढ़ा हुआ कार्य 31 अगस्त 2024 को पूरा हो गया। इसके साथ ही 23वें विधि आयोग का गठन राष्ट्रपति ने कर दिया। इसके लिए कानून एवं न्याय मंत्रालय की औपचारिक अधिसूचना 2 सितंबर 2024 को जारी कर दिया। इसके अनुसार जो 23वां विधि आयोग है उसका जो कार्यकाल होगा वह 1 सितंबर 2024 से लेकर के 31 अगस्त 2027 यानी कि 3 वर्षों का होगा। 23वें विधि आयोग का कार्यकाल 3 वर्षों का 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जिस समय यह प्रतियोगिता दर्पण लिखा जा रहा था अभी तक नहीं हुआ। जब हो जाएगा तो इस पर हम एक अपडेटेड वीडियो ला देंगे, ठीक है। आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता, जो अध्यक्ष होता पूर्णकालिक होता। कितने अध्यक्ष होता है? 1 और 4 पूर्णकालिक सदस्य सचिव सहित होंगे। कहने का मतलब एक पूर्णकालिक अध्यक्ष,
4 पूर्णकालिक सदस्य, टोटल कितना हो गया 5, 4 + 1 5। विधि मामले के विभाग के सचिव, विधायी विभाग के सचिव इसके पदेन यह सदस्य होते हैं। आयोग में अधिकतम 5 अंशकालिक सदस्य होते हैं। अंशकालिक सदस्य कहेगा तो 5, पूर्णकालिक सदस्य कहेगा तो 5, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष ये जो है के बारे में नहीं देखेंगे हम, कितने 3 वर्ष का कार्यकाल था, लेकिन 31 अगस्त 2024 तक इसको बढ़ा दिया गया था। और इसी बीच में इसका अध्यक्ष जो है यह ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया था, और 23वां का भी नियुक्ति नहीं किया गया। जब भी होगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। अब अगला टॉपिक जो है, अगला टॉपिक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राजधानी जो था पोर्ट ब्लेयर, अब उसका नाम कराईकी परिवर्तित कर दिया और नाम कर दिया क्या, श्री विजयपुरम। ध्यान में रखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर अब क्या कर दिया, श्री विजयपुरम, सितंबर माह में कर दिया। यह घोषणा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के औपनिवेशिक पहचान से मुक्त कराने के प्रधानमंत्री मोदी विजन के तहत पोर्ट ब्लेयर का नाम विजयपुरम करने का निर्णय लिया गया। यानी कि जो अंग्रेजों का शासन था वह पहचान था, चूंकि पोर्ट ब्लेयर का नाम एक अंग्रेज अधिकारी, ध्यान में रखेगा, एक अंग्रेज अधिकारी था, उसी के नाम पर, जिसका नाम था यह आर्कीबाल्ड ब्लेयर, वह नौसैनिक अधिकारी था, उसी के नाम पर पोर्ट ब्लेयर का नाम पोर्ट ब्लेयर पड़ा था। और यह जो गृह मंत्रालय है उसने कहा कि कहीं न कहीं अगर हम पोर्ट ब्लेयर के नाम से उसकी पहचान करते हैं तो औपनिवेशिक शासन को भूलेंगे नहीं, उसको भूलने के लिए, मुक्त करने के लिए नाम परिवर्तित कर दिया। अरे किसके साथ ही गुलामी की एक और निशान मिटा दिया। उन्होंने कहा कि पहले के औपनिवेशिक विरासत थी, जबकि विजयपुरम स्वतंत्रता संग्राम में हासिल की गई जीत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अद्वितीय भूमिका का प्रतीक है। कहा जाता है कि यह चोल साम्राज्य जो है, चोल साम्राज्य का यह नौसैनिक अड्डा के रूप में कार्य करता था, और वहीं पर यह अंडमान निकोबार में ही सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगे को पहली बार फहराया। सेलुलर जेल भी वहीं पर है जहां वीर सावरकर जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने यह जो है स्वतंत्र राष्ट्र के लिए संघर्ष किया। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम इसीलिए से कहता है विजयपुरम करने की प्रधानमंत्री मोदी ने भी क्या इसका सराहना किया। अब देखिएगा, करे क्या, भारतीय द्वीप के कब्जे में लेने के बाद यहाँ सर्वे करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश नौसैनिक अधिकारी यह आर्कीबाल्ड ब्लेयर को 1799 में वहाँ भेजा था, और वर्ष 1788 में भेजा था, और 1789 में इस द्वीप पर पहुँचे और वहीं रहने लगे। उसी के नाम पर इस बंदरगाह का नाम जो है क्या पड़ गया था, पोर्ट ब्लेयर, जो अब बदल दिया गया, इसका नाम क्या कर दिया, श्री विजयपुरम। ठीक है, तो 2-3 गो पॉइंट याद रखिएगा ध्यान कि पोर्ट ब्लेयर किसके नाम पर था, तो आर्कीबाल्ड ब्लेयर, और अब जो हो गया श्री विजयपुरम चोल साम्राज्य का नौसैनिक अड्डा था। सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार यहाँ पर तिरंगा फहराया। सेलुलर जेल वहीं पर है। अनेक क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानी ने जो है यह संघर्ष जो है वहीं से किए थे, इस कारण से इसका नाम अब क्या कर दिया, विजयपुरम कर दिया। इसके बाद ब्रिटेन के एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी। उसने एक घोषणा किया कि भारत में उसकी एक शाखा खुलेगा, और भारत में कहाँ पर, गुरुग्राम में। भारत के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने एक शाखा तंजानिया में खोला है, एक शाखा कहाँ पर, तंजानिया में, और एक IIT दिल्ली है, वह अपना एक शाखा अबू धाबी में। अब कराए कि भारत का शाखा विदेशों में तो खोला गया था, IIT मद्रास का तंजानिया में, IIT दिल्ली का अबू धाबी में। अब एक विदेशी यूनिवर्सिटी है जो ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी। उसने भारत में अपना शाखा गुरुग्राम या परिसर में स्थापित करने जा रही है।
साउथहैम्पटन यह यूनिवर्सिटी द्वारा इस आशय की घोषणा 29 अगस्त 2024 को भारत के शिक्षा एवं विदेश मंत्रालय द्वारा शिक्षा को विश्व स्तरीय स्वरूप देने के लिए आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा अंतर्राष्ट्रीयकरण पर आयोजित इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार, साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के जो वाइस प्रेसिडेंट थे एंड्रयूस या आर्थटन, तीनों का नाम याद रखिएगा। एस जयशंकर, यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार और एक साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट एंड्रयूस आर्थटन उपस्थित थे। क्यूएस रैंकिंग में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का 81वां रैंकिंग है और टाइम्स यूनिवर्सिटी में 57वां 97 है। ठीक है। यूनिवर्सिटी ब्रिटेन के बाहर जहां यह पहला कैंपस स्थापित होगा। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कैंपस स्थापित करने वाली यह पहली विदेशी यूनिवर्सिटी है। यानी कि जब से नई शिक्षा नीति लागू होगा उसके बाद पहला यूनिवर्सिटी विदेशी होगा जिसका शाखा कैंपस भारत में स्थापित किया जा रहा है। करें कि स्नातक और प्रास्नातक के अनेक कोर्स जो है 2025 में यहाँ पर शुरू होने की संभावना है और इसमें इंजीनियरिंग, बिजनेस स्टडीज, एआई से जुड़े कोर्स भी शामिल होंगे। अगले 10 वर्षों में उन सभी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई शुरू हो जाएगा। अभी शुरुआत कर रहा है, कुछ कम कोर्सेस होगा। जब यह 10 वर्ष जो बीतेगा तब तक कहता है कि जितना साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी में कोर्सेस है वह सारा लॉन्च भारत में भी हो जाएगा। उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा के लिए प्रति वर्ष यह 8 लाख भारतीय छात्र विदेश जाते हैं। अब जिसका मन है विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, विदेश जाएंगे। कुछ छात्र का इच्छा रहता है कि विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ें, पैसे के अभाव में नहीं जा पाता, तो उसके लिए अब यह रास्ता क्या हो गया, आसान हो गया। ऐसे में भारतीय विद्यार्थी भी इन संस्थाओं में पढ़ सकेंगे जो वित्तीय कठिनाई के चलते विदेश नहीं जा पाते हैं। तो आज हम राष्ट्रीय घटनाक्रम को कंप्लीट किए। अगला वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो नवंबर 2024 का प्रतियोगिता दर्पण है उसका अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम अगले वीडियो में लाएंगे। आज यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।